राम राम साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक से, आरबीआई से। देखिए, बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटेड होना, नियंत्रित होना देश के आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि के लिए अति आवश्यक होता है। यदि बैंकिंग सिस्टम रेगुलेटेड होगा, नियंत्रित होगा, तो उससे नागरिकों का बैंकिंग सिस्टम में भरोसा रहेगा और देश के नागरिक अपनी सेविंग्स को बैंक में डिपॉजिट करेंगे और बैंक उन जमाओं को ऋण के रूप में औद्योगिक क्षेत्र को उपलब्ध कराएंगे, राइट। और औद्योगिक क्षेत्र के लिए जब ऋण उपलब्ध होंगे तो देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए औद्योगिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटेड होना अति अनिवार्य होता है। हमारे देश में जो आधुनिक बैंकिंग है उसकी शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा हो चुकी थी और जो शुरुआती बैंकें थी वो ब्रिटिशर्स ने ही भारत में स्थापित की थी तथा भारत में इन बैंकों को रेगुलेट करने के लिए कई प्रयास किए गए। भारत में बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहला प्रयास चैम्बरलिन आयोग ने किया था। 1914 में चैम्बरलिन आयोग ने भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का पहला प्रयास किया था। उसके बाद में सन 1926 में, राइट, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी, जिसकी अध्यक्षता हिल्टन यंग ने की थी, इसीलिए इसको हिल्टन यंग कमीशन भी कहा जाता है, राइट। तो हिल्टन यंग कमीशन ने 1926 में भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उस समय पर जो है सिफारिशों पर उतना ध्यान नहीं दिया। परंतु 1929 की महामंदी में जब अमेरिका की 450 से ज़्यादा बैंकें ध्वस्त हो गई, दुनिया में कई जगह पर बैंकिंग सिस्टम प्रणाली बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई, तब ब्रिटिश सरकार ने भारत में बैंकिंग सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए जो है प्रयास किए और ब्रिटिश सरकार ने सन 1931 में भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना की और इस समिति की सिफारिश के आधार पर, राइट, तो 1926 के हिल्टन यंग आयोग एवं 1931 की केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर आरबीआई एक्ट 1934 हमारे देश में पारित हुआ और इसी एक्ट के माध्यम से 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तो आरबीआई की कुल पूंजी 5 करोड़ थी, जो कि 100 रुपए के 5 लाख शेयर जारी करके जुटाई गई थी और जाहिर सी बात है इन शेयरों में से अधिकांश शेयर जो थे निजी क्षेत्र में थे, इसलिए आरबीआई ने निजी बैंक के रूप में कार्य किया था। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हो गई थी, जिसने निजी क्षेत्र में रहते हुए केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाई थी। परंतु स्वतंत्रता के पश्चात 1948-49 में आरबीआई ट्रांसफर टू ओनरशिप एक्ट, राइट, आरबीआई ट्रांसफर टू ओनरशिप एक्ट 1948 पारित किया गया और इस एक्ट के माध्यम से ही जो निजी क्षेत्र के शेयर थे वो भारत सरकार को सौंप दिए गए। इस प्रकार 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया। तो राष्ट्रीयकरण हो गया और आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से हमारे देश में कार्य करता है। साथ ही साथ बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, आरबीआई को और अधिक सशक्त करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में पारित किया गया और यह एक्ट आरबीआई को शक्ति देता है कि आरबीआई किसी भी संस्था को या कंपनी को बैंक का लाइसेंस दे सकता है, राइट। जो बैंक है वो किसी क्षेत्र में यदि ब्रांचेस ओपन करना चाहती हैं तो उसके लिए अनुमति भी आरबीआई देता है। साथ ही साथ आरबीआई इसी अधिनियम के तहत जो ऑडिट नॉर्म्स है या तरलता नॉर्म्स है, इनका निर्धारण भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा ही आरबीआई को शक्तियां प्रदत्त होती हैं और आरबीआई हमारे देश के सेंट्रल बैंक एवं रेगुलेटर बैंक के रूप में कार्य करता है, राइट।
अब आरबीआई के जो है हम मुख्य कार्यों को समझ रहे हैं, राइट। तो आरबीआई के जो जितने भी कार्य हैं उनको हमने पिछले लेक्चर में समझा था, इन कार्यों को बहुत ही डिटेल में समझा था, और हमने आरबीआई का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य देखा था वो क्या है, मौद्रिक नीति। दरअसल मौद्रिक नीति का निर्धारण देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है, जो कि भारत में क्या हो जाएगा, आरबीआई हो जाएगा। तो इस लेक्चर में अब जो मौद्रिक नीति है, जो कि आरबीआई का एक महत्वपूर्ण कार्य है, उसको बहुत ही डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ से कई तरीके के एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, इसीलिए ध्यान से आप सुनते जाएं और समझते जाएं, राइट। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं मौद्रिक नीति होती क्या है, या मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, राइट। तो देखिए, मौद्रिक नीति देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा एक समष्टि मैक्रो इकोनॉमिक क्या होती है, पॉलिसी होती है, जिसके माध्यम से मुद्रा आपूर्ति, कहाँ, बाजार में मुद्रा आपूर्ति एवं ब्याज दरों का निर्धारण होता है, राइट। तो मौद्रिक नीति देश के केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित समष्टि आर्थिक नीति या मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, जिससे मुद्रा आपूर्ति तथा बाजार में ब्याज दरों का निर्धारण ही होता है। साथ ही साथ मौद्रिक नीति बाजार में मुद्रास्फीति, बचत, खपत, राइट, साथ ही साथ पूंजी निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और मौद्रिक नीति का जो संचालन है एवं निर्धारण है वो देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है, और हमारे देश में जो केंद्रीय बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, वो आरबीआई है। अर्थात हमारे देश में आरबीआई के द्वारा ही मौद्रिक नीति का निर्धारण एवं संचालन किया जाता है। तो संक्षिप्त में मौद्रिक नीति देश की एक समष्टि आर्थिक नीति या बृहद आर्थिक नीति होती है, जो कि हमारे देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में और आर्थिक विकास को करने में समन्वय की भूमिका निभाती है। मौद्रिक नीति के निर्माण में आरबीआई का जो मौद्रिक विभाग होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, राइट। तो ये आप प्री के लिए अच्छे से याद रखेंगे कि यदि पूछा जाए कि आरबीआई का कौन सा विभाग मौद्रिक नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो हो जाएगा मौद्रिक विभाग। तो आरबीआई का मौद्रिक विभाग होता है, यह मौद्रिक नीति समिति की सहायता करता है, और जो मौद्रिक नीति समिति होती है, जाहिर सी बात है यही मौद्रिक नीति का क्या करती है, निर्धारण करती है। तो मौद्रिक नीति समिति जो है मौद्रिक नीति बनाती है, और इसमें आरबीआई का जो मौद्रिक विभाग है यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। साथ ही साथ जो मौद्रिक नीति समिति होती है, मौद्रिक नीति समिति में आरबीआई का मौद्रिक विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं, और इन्हीं सदस्यों के द्वारा मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता है। अब मौद्रिक नीति एक वर्ष में कितनी बार बनाई जाती है, यहां से एमसीक्यूज पूछा जाता है। तो जो मौद्रिक नीति है वो एक वर्ष में 6 बार निर्धारित की जाती है, अर्थात 6 बार जो है बनाई जाती है, परंतु पहले मौद्रिक नीति एक वर्ष में 8 बार तैयार की जाती थी, राइट। तो अप्रैल 2014 के पश्चात, ये भी याद रखें, अप्रैल 2014 के पश्चात एक वित्तीय वर्ष में 6 बार मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है, जबकि 2014 से पहले 8 बार मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती थी। अर्थात वर्तमान समय में हर 2 माह में मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है। मौद्रिक नीति के महत्व को फिलिप कर्व के माध्यम से भी जो है हम समझ सकते हैं। देखिए, फिलिप कर्व के अनुसार यदि देश में मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी होती है तो उससे बेरोजगारी में क्या होगी, कमी होगी, राइट। और यदि मुद्रास्फीति घटेगी तो बेरोजगारी क्या होगी, बढ़ेगी। अर्थात फिलिप कर्व के अनुसार यदि स्थायी एवं साधारण मुद्रास्फीति, इन 2 बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। फिलिप कर्व के अनुसार यदि स्थायी एवं साधारण मुद्रास्फीति होती है तो उससे देश में जो है मांग बढ़ेगी, नए उद्योग धंधों की स्थापना होगी, रोजगार बढ़ेंगे, राइट, और इसकी वजह से देश का आर्थिक विकास जो है संभव हो पाएगा। परंतु यदि मुद्रास्फीति घटती है तो उससे बेरोजगारी बढ़ने की संभावना होती है। इसलिए स्थायी
एवं जो साधारण मुद्रास्फीति होती है यह देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होती है। और हमारे देश में मुद्रास्फीति को और साथ ही साथ मुद्रा अपस्फीति या बाजार में तरलता को नियंत्रित करना ही आरबीआई की मौद्रिक नीति का सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, कार्य होता है। और जो एफआरबीएम जो एक्ट है, राइट, एफआरबीएम एक्ट, राइट, इस एक्ट के अनुसार जो है मुद्रास्फीति को 2 से 4% के बीच में रखने का प्रयास किया जाता है, राइट। तो मुद्रास्फीति जो है 2% से कम नहीं होना चाहिए और 4% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये जो है इस बात का भरपूर ध्यान रखा जाता है। अब हम यहाँ पर मुद्रास्फीति के उद्देश्यों को समझते हैं। उद्देश्यों को समझने से पहले यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीजें देना चाहता हूँ। जैसे एक तो हो जाएगी यहाँ पर तरलता या लिक्विडिटी, ये शब्द जो है बार बार आएगा। देखिए, तरलता का सामान्य अर्थ होता है बाजार में कैश की उपलब्धता या नकदी की उपलब्धता। यदि बाजार में पर्याप्त मात्रा में नकदी उपलब्ध है, कैश उपलब्ध है, तो हम कहेंगे बाजार में तरलता है। और यदि कैश की कमी है तो उसे ही हम कहेंगे तरलता में कमी, राइट। या फिर इसका जो वास्तविक अर्थ होता है वो ये अर्थ होता है कि किसी भी असेट या संपत्ति को कैसे हम मुद्रा में और कितनी आसानी से मुद्रा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो तरलता का वास्तविक अर्थ होता है किसी भी संपत्ति को कितनी आसानी से मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है, राइट। उसको ही क्या कहा जाता है, तरलता कहा जाता है। लेकिन सामान्य अर्थों में आप समझेंगे कि तरलता यदि मार्केट में है, राइट, तो इसका मतलब मार्केट में क्या है, नकदी पर्याप्त है या कैश पर्याप्त है। और यदि तरलता नहीं है या तरलता की कमी है तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि बाजार में नकदी क्या है, नकदी की कमी है। अब यहां पर बाजार में नकदी की कमी है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि बाजार में बैंकों के पास में ऋण देने के लिए नकदी क्या है, नहीं है। आप ये समझें, राइट। तो अगर हमने ये कहा कि बाजार में नकदी की कमी है तो इसका तात्पर्य ये कि ऋण देने के लिए बैंकों के पास में ऋण देने के लिए क्या है, नकदी नहीं है। और यदि बाजार में नकदी है तो इसका मतलब ये है कि बैंकिंग जो है, बैंक आसानी से बाजार में क्या है, ऋण दे पा रही है। तो सामान्य सा आप इतनी बात को याद रख लेंगे तो पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी, राइट। बाजार में तरलता है, इसका मतलब बैंक के पर्याप्त मात्रा में जो है ऋण उपलब्ध करा पा रहे हैं। और बाजार में तरलता नहीं है या तरलता की कमी है, इसका मतलब बैंक जो है रिटेल ऋण देने में क्या है, असमर्थ है या बैंकों के पास में उतनी पूंजी नहीं है कि वो ऋण उपलब्ध करा पाए। ये होगा यहाँ पर तरलता का तात्पर्य। अब समझते हैं कि तरलता क्यों अनिवार्य होती है। देखिए, सीधी सी बात है, किसी भी देश का आर्थिक विकास तभी हो पाएगा जब उस देश में रोजगारों का सृजन होता रहे और साथ ही साथ जो समग्र उत्पादन में उसमें बढ़ोतरी होती रहे, अर्थात देश में उद्योगों की स्थापना होती रहे। अब समझिए, राइट, आर्थिक विकास के लिए क्या जरूरी है, उद्योगों की स्थापना। क्लियर। उद्योगों की जो स्थापना है, यदि नए नए उद्योगों की स्थापना होगी तो उससे देश का आर्थिक विकास होगा। कैसे, इससे क्या होगा, रोजगारों का सृजन होगा, राइट। और यदि रोजगार का सृजन होता है तो उससे आय एवं बचत में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। क्लियर। अगर आय में बढ़ोतरी होगी तो सीधी सी बात है, व्यक्ति खर्च ज्यादा करेगा। मान लीजिए कोई बेरोजगार व्यक्ति है तो उसके पास में जितना भी जो रहता है उससे वो काम चलाता है, लेकिन अगर उसकी सैलरी अच्छी होगी तो वो आधा अपने जो भी हॉबीज हैं, जो भी इंटरेस्ट है, उनको पूरा करने में खर्च करेगा तब भी बाजार में क्या होगी, मांग में बढ़ोतरी होगी, राइट। और यदि मांग में बढ़ोतरी होती है तो उस मांग को पूरा करने के लिए उद्योगों की स्थापना होगी, राइट। और उद्योगों की स्थापना होगी तो क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। क्लियर। दूसरी चीज, अब यहां पर आय का तो हमने समझ लिया, अब रही बात किसकी, ये बचत की। क्लियर। अगर ये बचत जो है बैंकिंग सिस्टम में पहुंच जाती है, राइट, और बैंकिंग सिस्टम में पहुंच जाएगी तो बैंकों के पास में
राइट। यदि ये जो बचत है ये यदि बैंकों में पहुंच जाती है तो बैंकें आसानी से क्या उपलब्ध कराएंगी, ऋण उपलब्ध कराएंगे, और ऋण उपलब्ध करा पाएंगी तभी क्या होगी, उद्योगों की स्थापना होगी ना। आप सोचिए अगर किसी व्यक्ति को फैक्ट्री डालनी है लेकिन उस बैंक में ऋण जो है इतना ज़्यादा महंगा है कि व्यक्ति सोच ही नहीं पा रहा है। जैसे मान लीजिए अगर कल को सरकार घोषणा कर दे कि आपको कार खरीदने पर सरकार केवल और केवल 5% का जो है इंटरेस्ट लेगी, तो हर व्यक्ति जो है जिसके पास में थोड़ी सी भी सेविंग्स है वो कार को ले लेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, अभी क्या होता है, आप 50,000 रुपए का ऋण लेंगे तो आपको मिनिमम जो है एक साल में 10,000 रुपए उसका क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। और यही अगर ये घटकर 11% से अगर 3 या 4% पर आ जाए तो आसानी से आप जो है एक तरीके से ऋण पर आप टीवी ले लेंगे, फ्रिज ले लेंगे, कूलर ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, घर खरीद लेंगे, हर एक चीज खरीद लेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बाजार में बैंकों के पास में जो है तरलता होना क्या है, अति अनिवार्य होता है। यदि बैंकों के पास में सेविंग्स आसानी से उपलब्ध होंगी तो बैंक क्या दे पाएंगे, ऋण दे पाएंगी, ऋण दे पाएंगी तो उद्योग धंधों की स्थापना आसानी से हो पाएगी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि बाजार में बाजार में तरलता का होना अति अनिवार्य है, अर्थात बैंकों के पास में इतना धन होना चाहिए कि वो उपभोक्ताओं को, आप यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पर बैंकें एक तो उद्योगों की स्थापना के लिए भी ऋण उपलब्ध कराती हैं और दूसरा उपभोक्ताओं को भी क्या करती हैं, सस्ते लोन उपलब्ध कराती हैं, राइट। जैसे कार खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, सोफा खरीदने के लिए अगर ये रिटेल लोन भी उपलब्ध नहीं होगा तो बताइए बाजार में खपत बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर यदि बैंकें पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध करा पा रही हैं तो उद्योगों की स्थापना भी होगी, उससे रोजगार बढ़ेगा, आय बढ़ेगी तो खर्च बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगी तो उद्योगों की स्थापना होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि रोजगार का सृजन होगा तो उससे खर्च करने के पश्चात में कुछ बचत भी तो होगी, और उस बचत को यदि बैंकों में ला दिया जाए तो बैंकों के पास में क्या होगा, डिपॉजिट ज्यादा होगा, डिपॉजिट ज्यादा होगा तो बैंकें भी क्या करेंगी, फिर ऋण देंगी, राइट। उद्योगों को भी ऋण देंगी और उपभोक्ताओं की भी, कि 5% पे घर खरीद लीजिए, 4% पे गाड़ी खरीद लीजिए, तो क्या होगा, कंजप्शन बढ़ेगा। और यदि जो कंजप्शन बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, फिर से मांग में बढ़ोतरी होगी और इसी तरीके से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहेगी, वृद्धि होती रहेगी। परंतु यदि ये जो बचत है ये बचत बैंकों तक नहीं पहुंच पा रही है, या फिर बैंकों के पास में मान लीजिए उपभोक्ताओं के लिए सस्ते ऋण नहीं है, अगर उपभोक्ताओं के लिए सस्ते ऋण नहीं है तो उपभोक्ता ना तो कार खरीदेंगे, ना घर खरीदेंगे, ना वॉशिंग मशीन खरीदेंगे, ना एजुकेशन लोन लेंगे, ना हेल्थ लोन लेंगे। और जब उपभोक्ता लोन ही नहीं लेंगे तो आप समझिए मांग क्या होगी, कम होगी। मांग कम होगी तो उद्योगों की स्थापना होगी ही नहीं, क्योंकि उद्योगों की स्थापना तभी होती है जब बाजार में मांग हो, राइट। तो एक तो यहां से आप समझ सकते हैं कि अगर कंजप्शन कम होगा तब भी मांग कम होगी, मांग कम होगी तो उद्योग धंधों की स्थापना कम होगी, फिर रोजगारों की भी क्या होगी, छटनी होगी, रोजगारों की छटनी होगी तो वही हमारी अर्थव्यवस्था जो है नकारात्मक दर से ग्रोथ करेगी, हमारी अर्थव्यवस्था नीचे गिरने लगेगी, राइट। तो इस तरीके से एक चीज तो हमने यहां पर समझ लिया कि देश के आर्थिक विकास के लिए, राइट, तरलता का होना क्या है, अति अनिवार्य होता है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि मार्केट में कुछ ज्यादा ही तरलता है, राइट, ज्यादा ही तरलता है तो जो जितनी भी उपभोग की वस्तुएं रहती हैं वो क्या होंगी, अगर मार्केट में ज्यादा तरलता होगी तो उससे क्या होगा कि ज्यादा तरलता होने पर व्यक्ति हर वस्तु को खरीदेगा, ऋण पर खरीदेगा। लेकिन अगर और ज्यादा तरलता हुई तो फिर क्या होगा कि जैसे हमने कहा कि खाद्यान्न है, यह जो कई वस्तुएं हैं जिनकी आपूर्ति क्या है, उतनी है, और आपूर्ति अगर उतनी ही है और लोगों के पास में पैसा ज्यादा है तो इससे क्या बढ़ेगी, मुद्रा स्फीति बढ़ेगी। और यदि मुद्रा स्फीति बढ़ती है तो एक आम आदमी जो निम्न आय वर्ग का व्यक्ति है वो
चीज़ों को खरीद पाने में असमर्थ हो जाएगा। जैसे वर्तमान समय में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, खाने का तेल बढ़ा हुआ है, दालें हैं, सब्जियां, हर एक चीज़ बढ़ी, तो जिसकी फिक्स्ड सैलरी है उसका जीवन तो क्या हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा। इसीलिए अगर बाजार में तरलता क्या है, एक निश्चित अनुपात से ज़्यादा है, तो वह है महंगाई या फिर किसको, मुद्रास्फीति को बढ़ाएगा। और मुद्रास्फीति को बढ़ाएगा तो उससे जो निश्चित आय वर्ग का व्यक्ति है उसको काफी क्या होंगी, समस्याएं उत्पन्न होंगी। और आरबीआई यही करता है कि तरलता भी रहे जिससे आर्थिक विकास हो और महंगाई भी ना बढ़े जिससे एक तरीके से जो निम्न आय वर्ग का व्यक्ति है, राइट, वो क्या हो, प्रभावित ना हो। और इन्हीं दोनों के बीच में जो समन्वय स्थापित किया जाता है वही मुद्रास्फीति का क्या होता है, उद्देश्य होता है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये आसानी से क्या होगी, समझ में आ जाएगा, राइट। तो मुद्रास्फीति के माध्यम से कीमतों में स्थायित्व लाया जाता है ताकि निम्न आय वर्ग का व्यक्ति भी अपना जीवन यापन कर सके। पूर्ण रोजगार की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है ताकि नए उद्योग धंधों की स्थापना हो। क्लियर। फिर बचत एवं विनियोग को बढ़ावा दिया जाता है। अगर बचत को बढ़ावा मिलेगी तो वो बैंकों तक पहुंचेगी, बैंकों के पास में ऋण होंगे और अर्थव्यवस्था का विकास होगा। साथ ही साथ मुद्रा स्फीति या मंदी की अवस्था से निकलना। जैसे वर्तमान समय में हम कोविड-19 को मान लेते हैं। कोविड-19 की वजह से कई लोगों के रोजगार चले गए हैं, कई उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। अब यदि उन उद्योग धंधों को फिर से शुरू करना है तो हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए, ऋण चाहिए, लोन चाहिए। और लोन अगर महंगा होगा तो जाहिर सी बात है व्यक्ति लोन लेंगे नहीं, और ऋण अगर सस्ता होगा तो क्या होगा, व्यक्तियों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाएगा और वो ऋण ले लेंगे तो एक तरीके से क्या होगा, ऋण ले लेंगे तो उद्योग धंधों की स्थापना हो जाएगी और इस तरीके से मंदी की अवस्था से हमारा देश निकल आएगा, राइट। और मुद्रा प्रवाह का क्या करना, संतुलन बनाए रखना ताकि ना तो आर्थिक वृद्धि प्रभावित हो और ना ही महंगाई की वजह से निम्न आय वर्ग का व्यक्ति प्रभावित हो। साथ ही साथ आय वर्ग में क्या हो, निश्चितता हो। इन संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति का लक्ष्य होता है वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना, कम एवं स्थिर मुद्रास्फीति को बनाए रखना ताकि देश का आर्थिक विकास हो परंतु उससे निम्न आय वर्ग के व्यक्ति को कोई भी समस्या ना हो, अर्थात हम अमीर गरीब सभी व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए समावेशी विकास हासिल कर सकें। ये मुद्रास्फीति का क्या होता है, लक्ष्य होता है। अब मुद्रास्फीति का जो लक्ष्य होता है, ये मौद्रिक नीति का जो लक्ष्य होता है, मौद्रिक नीति का लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मौद्रिक नीति बनाई जाती है और मौद्रिक नीति का जो संचालन है वो आरबीआई विभिन्न उपकरण या विभिन्न विधियों से करती है। तो मौद्रिक नीति का संचालन या निर्धारण आरबीआई के द्वारा निम्न विधियों से या उपकरणों से होता है। आरबीआई अपने मात्रात्मक उपकरण या मात्रात्मक विधि, राइट, जिसको क्या कहा जाता है, क्वांटिटेटिव मेथड कहा जाता है। तो आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से, मात्रात्मक उपकरणों के माध्यम से बाजार में आर्थिक तरल जो महंगाई है एवं आर्थिक विकास है उसमें समन्वय स्थापित करती है। साथ ही साथ आरबीआई गुणात्मक उपकरण या क्वालिटेटिव मेथड से जो है मुद्रास्फीति का संचालन करती है। समझ में आए, राइट। तो मौद्रिक नीति का संचालन आरबीआई के द्वारा इन दो माध्यमों में किया जाता है। मौद्रिक नीति के संचालन के लिए एक तो आरबीआई जो है मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव टूल्स को अपनाती है, साथ ही साथ गुणात्मक या क्वालिटेटिव मेथड्स या टूल्स को स्वीकार करती है। अब यहाँ पर मात्रात्मक मेथड में क्या आता है, तो मात्रात्मक मेथड में एसएलआर आता है, सीआरआर, एसएलआर बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, खुले बाजार की क्रियाएं, राइट, एमएसएफ, राइट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और गुणात्मक उपकरणों में चयनात्मक साख नियंत्रण, नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्यवाही, विभेदक ब्याज दर, साख की राशनिंग और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण आ जाएगा, जिनको हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम फोकस करते हैं यहाँ पर मात्रात्मक उपकरणों में। तो जो मात्रात्मक उपकरण है, अब आप वर्तमान समय में
जो है अगर यहाँ से प्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहली चीज तो यहीं से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो आरबीआई के मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव मेथड है या क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, निम्नलिखित में से आरबीआई का कौन सा परंपरागत मात्रात्मक उपकरण है। हो सकता है आपको खुले बाजार की क्रियाएं बैंक दर दे दे, राइट, ऑप्शन ए बैंक दर, ऑप्शन बी खुले बाजार की क्रियाएं, ऑप्शन सी में रेपो रेट आ जाए, ऑप्शन डी में जो है इनमें से कोई नहीं। तो अगर परंपरागत अस्त्र की बात करते हैं तो वो है बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, राइट। तो यहां पर आरबीआई के मात्रात्मक उपकरणों में जो परंपरागत अस्त्र हैं या आरबीआई जिनको पहले जिनका प्रयोग करती थी, तो परंपरागत अस्त्रों में हो जाएंगे बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं ओपन मार्केट ऑपरेशन हो जाएगा, परिवर्तनीय कोष अनुपात, और परिवर्तनीय कोष अनुपात में क्या हो जाएगा सीआरआर जिसको नगद कोष अनुपात कहते हैं, एसएलआर जिसको वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। ये आरबीआई के पुराने या परंपरागत अस्त्र हैं जिनके माध्यम से आरबीआई बाजार में तरलता को नियंत्रित करती है। वहीं वर्तमान समय में आरबीआई तरलता के नियंत्रण के लिए तरलता अवशोषण के अस्त्र का प्रयोग करती है, और आरबीआई तरलता जो है अवशोषण के अस्त्र के माध्यम से पहला हो जाएगा तरलता समायोजन सुविधा हो जाएगी, राइट, जिसको LAF कहा जाता है, लिक्विड एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा फैसिलिटी हो जाएगा। तो तरलता अवशोषण के लिए LAF या तरलता समायोजन सुविधा जो है आरबीआई के द्वारा की जाती है, जिसमें एक हो जाएगा रेपो दर, दूसरा रिवर्स रेपो दर। फिर अगला क्या हो जाएगा तरलता अवशोषण के अन्य तरीके जो कि आरबीआई समय समय पर जिनका प्रयोग करती है, जैसे MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी हो जाएगी इत्यादि, राइट। तो आरबीआई बाजार में तरलता नियंत्रित करने के लिए परंपरागत अस्त्र के रूप में इनका और आधुनिक या तरलता अवशोषण के अस्त्र के रूप में इनका प्रयोग करती है। ये हो गया यहाँ पर मात्रात्मक उपकरणों का ओवरव्यू। अब हम डिटेल से एक एक कर को समझते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर हुआ मात्रात्मक उपकरण का तात्पर्य क्या हुआ। देखिए, मात्रात्मक उपकरण ऐसे उपाय होते हैं जिनके माध्यम से आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि या क्या करती है कमी करती है। बिल्कुल सीधी सी परिभाषा। मात्रात्मक उपकरण आरबीआई के द्वारा उठाए जाने वाले या स्वीकार किए जाने वाले वो उपाय होते हैं जिसके माध्यम से आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में क्या करती है वृद्धि करती है या कमी करती है। उन्हें ही मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव टूल्स या क्वांटिटेटिव मेथड्स कहा जाता है, राइट। और मात्रात्मक जो उपकरण है इनका प्रयोग इस तरीके से किया जाता है कि जब आर्थिक मंदी की स्थिति होती है, रिसेशन की स्थिति होती है, उस समय पे आरबीआई मुद्रा में क्या करती है वृद्धि करती है, ताकि बैंकों के पास में ऋण देने के लिए पर्याप्त पैसा हो जिससे उद्योगों की स्थापना हो सके। साथ ही साथ जब ज़्यादा महंगाई होती है, राइट, तो जब मुद्रास्फीति होती है तो आरबीआई जो है इसको घटाने का या तरलता को घटाने का प्रयास करता है, जिसमें सबसे पहला हो जाएगा नगद आरक्षित अनुपात, जिसको क्या कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। अब कैश रिजर्व रेशियो को समझने से पहले सबसे पहले आपको NDTL समझना होगा। नेट डिपॉजिट टाइम क्या हो जाएगा लायबिलिटी हो जाएगा, राइट। तो नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी हम यहां पर अच्छे से समझते हैं, उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो भी बैंकें होती हैं, राइट, वो सेविंग्स को क्या करती हैं स्वीकार करती हैं, और जो सेविंग को स्वीकार करती हैं उनको ही क्या कहा जाता है डिपॉजिट कहा जाता है। और जो डिपॉजिट होता है दरअसल इसको ही क्या कहा जाता है लायबिलिटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने पैसा जमा किया बैंक में, तो जब कभी भी आपको पैसे की जरूरत होगी आप बैंक से पैसा मांगेंगे, तो ये बैंक की क्या है उत्तरदायित्व है कि वो आपका पैसा रिटर्न करे। तो यहाँ पर जो लायबिलिटी है हमेशा ध्यान रखें कि आपके जो डिपॉजिट मनी होती है, पहली चीज अगर प्री में फैक्चुअल पूछ लें कि बैंकों का
उत्तर लायबिलिटी क्या होती, तो हमेशा बैंकों में जो डिपॉजिट मनी होती है वही बैंकों की क्या होती है, लायबिलिटी होती है। और बैंकें जो भी लोन देती हैं वही बैंकों की क्या होती है, असेट होती है, राइट। तो बैंकों का लोन उनकी असेट होती है और जो भी डिपॉजिट होते हैं वो उनकी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। तो जो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी है वो किससे हो जाएगा, डिमांड लायबिलिटी से मिलकर बनता है, टाइम लायबिलिटी से मिलकर बनता है, राइट, इंटरेस्ट और आईबीएल से मिलकर बनता है। तो पहली चीज तो ये है कि नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, राइट। तो बैंकों के पास में जो समय लायबिलिटीज है, जो डिमांड लायबिलिटीज है, बैंकों का जो इंटरेस्ट है, इंटर बैंकिंग जो लायबिलिटीज है, उनके योग को ही बैंकों की क्या कहते हैं, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज कहते हैं, राइट। फिर यहां पर डिमांड लायबिलिटीज का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही कंज्यूमर मांगेगा कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, बैंक को देना पड़ेगा। तो यहां पर डिमांड लायबिलिटीज में आता है, एक तो क्या हो जाएंगे, मनी डिपॉजिट्स इन करेंट अकाउंट्स। करंट अकाउंट्स जो व्यापारी होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं, व्यापारियों को जब भी पैसा जरूरत होगी वो करंट अकाउंट से मांगेंगे, राइट। तो करंट अकाउंट में जो भी डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट में जो भी डिपॉजिट है, राइट, वो किस में आता है, डिमांड लायबिलिटीज में आता है। साथ ही साथ डीडी हो जाएगा जिसके माध्यम से आप आपकी फीस भरते हैं, कॉलेज की फीस या अदर काम होते हैं। जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट होते हैं इनको क्या बोला जाता है, डिमांड लायबिलिटीज बोला जाता है। डिमांड का मतलब क्या हुआ कि इनकी मांग कभी भी हो सकती है। उपभोक्ता ने, कंज्यूमर ने अपना पैसा सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, राइट, या डीडी के रूप में बैंक को जमा कर दिया है, उसको जब भी जरूरत होगी वो उस पैसे की क्या कर सकता है, मांग कर सकता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डिमांड लायबिलिटीज। दूसरा होता है टाइम लायबिलिटीज। टाइम लायबिलिटीज का मतलब ये हुआ कि आपने आपका पैसा किसी बैंक में डिपॉजिट तो कर दिया, लेकिन आपने बैंक से कह दिया कि हमने इस पैसे को 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 10 साल के लिए डिपॉजिट किया है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, टाइम लायबिलिटीज कहते हैं। तो जो फिक्स्ड अमाउंट होते हैं जिसको आप कहते हैं एफडी, कि हमने तो 5 लाख की एफडी करा रखी है। एफडी का मतलब क्या हुआ, फिक्स्ड डिपॉजिट। 5 साल की 5 साल की एफडी मतलब 5 साल बाद ही आप उस पैसे को क्या करेंगे, बैंक से मांगेंगे। एक तरीके से आपने लंबे समय का क्या किया, इन्वेस्ट किया है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट, राइट। फिर जो कैश सर्टिफिकेट्स होते हैं, गोल्ड डिपॉजिट्स होते हैं, या जो स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स होते हैं। भाई किसी व्यक्ति ने अभी अभी जो है नौकरी ज्वाइन की है तो उसने जो कुछ भी डिपॉजिट्स जो है बॉन्ड के रूप में जो भी राशि दी होगी वो क्या होगा, टाइम लायबिलिटीज हो जाएगा। तो ये जो है टाइम लायबिलिटीज में आ जाएंगी। और चूंकि इसमें ये तय होता है कि इतने वर्षों के पश्चात वह उपभोक्ता अपना पैसा वापस लेगा, इसलिए इनको क्या कहते हैं, टाइम लायबिलिटीज कहते हैं, राइट। तो टाइम लायबिलिटीज, डिमांड लायबिलिटीज। अब क्या हो गया, इंटरेस्ट। तो बैंक जो भी डिपॉजिट स्वीकार करती हैं उस पर उनको कंज्यूमर को इंटरेस्ट देना पड़ता है, राइट। तो जो इंटरेस्ट देना पड़ता है उसको भी एनडीटीएल में जो है इंक्लूड कर दें, तो यहां पर हो जाएगा इंटरेस्ट जो कि सेविंग्स पर दिया जाता है। फिर इंटरबैंक क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज हो जाएगा। इंटरबैंक लायबिलिटीज का मतलब ये है कि आपके पास में जो है एसबीआई का एटीएम कार्ड है, परंतु आपने एचडीएफसी बैंक से क्या कर लिए, पैसे विड्रॉल कर लिए। तो आपने पैसे विड्रॉल कहाँ से किए, एचडीएफसी वालों से। अब एचडीएफसी वाले एसबीआई से कहेंगे कि आपके कस्टमर ने हमारा पैसा निकाला, हमारा पैसा आप दो, तो एसबीआई को, एचडीएफसी को वो पैसा पे करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं इंटरबैंक लायबिलिटीज। तो इस तरीके से डिमांड लायबिलिटीज, टाइम लायबिलिटीज, इंटरेस्ट और इंटरबैंक लायबिलिटी से क्या बनता है, एनडीटीएल बनता है। यहां से भी प्री क्वेश्चन आ सकता है। अब हम जो है पढ़ते हैं नगद आरक्षित अनुपात को। क्लियर, नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है, देखिए नगद आरक्षित अनुपात से तात्पर्य वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा पूंजी, या जिसको क्या कहा जाता है, निवल मांग एवं समय देता, या नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमा पूंजी, राइट, कुल जमा, राइट, तो प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमा जिसको निवल मांग एवं समय देता, एनडीटीएल का कुछ भाग
कुछ अनुपात, कुछ हिस्सा आरबीआई के पास में आवश्यक रूप से रखना होता है, तो उसको ही क्या कहते हैं, सीआरआर कहते हैं। तो प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपनी एनडीटीएल का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास में आवश्यक रूप से रखना होता है, उसको ही बोलते हैं सीआरआर बोलते हैं। प्री के लिए दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट कि जो सीआरआर है वो किस अधिनियम के तहत बैंकों को रखना होता है, तो सीआरआर जो है सभी बैंकों को आरबीआई के पास में रखना होता है। साथ ही साथ आरबीआई जो है सीआरआर पर किसी भी बैंक को ब्याज नहीं देता है, और सीआरआर रखने की जो बाध्यता है वो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत अनिवार्य होती है। अब ये ऐसा क्यों किया गया? देखिए, यहां पर बैंक जो भी पैसा ऋण में देती हैं, दरअसल वो उपभोक्ताओं का सेविंग्स होती हैं जो कि उन्होंने डिपॉजिट की है। अब मान लीजिए किसी बैंक ने ज्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो कि पैसा लेके भाग गया, तो जिन व्यक्तियों ने पैसा डिपॉजिट किया है वो तो बर्बाद हो जाएंगे, राइट। इसीलिए एक सेफ्टी नेट के रूप में, राइट, ध्यान रखें, सेफ्टी नेट किसे कहा जाता है? सीआरआर को कहा जाता है। सेफ्टी नेट सीआरआर को कहा जाता है, राइट। साथ ही साथ बैंक ग्राहकों द्वारा नकदी निकालने की स्थिति में बैंक के जो ग्राहक हैं उनकी नकदी उनको दे सके, इसके लिए सीआरआर जो है रखने की बाध्यता होती है। क्लियर? तो सीआरआर सेफ्टी नेट के रूप में कार्य करता है ताकि बैंक कंज्यूमर जिन्होंने अपनी सेविंग्स को बैंक में डिपॉजिट किया है, जब भी आवश्यकता हो वो अपनी डिपॉजिट्स को बैंक से ले सके, इसके लिए सीआरआर रखा जाता है ताकि कभी बैंक कोलैप्स हो भी जाए या किसी भी जो है वित्तीय उथल पुथल हो तो उनका जो पैसा है वो सुरक्षित रहे। फिर सीआरआर का निर्धारण कौन करता है? आरबीआई करता है। सीआरआर की जो दर है वर्तमान में कितनी है? 4% है। दरअसल सीआरआर की जो मैक्सिमम दर थी वो 15% थी, मिनिमम कितनी थी? 6। परंतु 2006 में ये कंसेप्ट को क्या कर दिया है? हटा दिया है, राइट। अब सीआरआर की जो लिमिट मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, मिनिमम कितनी भी हो सकती है, राइट। वर्तमान में सीआरआर की दर कितनी है? 4% है। अब हम यहाँ पर सीआरआर में वृद्धि या कमी से क्या फर्क पड़ता है वो समझते हैं। यहाँ से एमपीपीएससी में या किसी भी अदर एग्जाम्स में एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो देखिए, यदि सीआरआर में क्या होती है? वृद्धि होती है। भाई सीआरआर रेट जैसे 4 है, 4% है, अगर सीआरआर बढ़ाकर कितनी कर दी जाए? 5% कर दी जाए, राइट। कितनी? 5% सीआरआर दर कर दी जाए तो उससे क्या होगा? भाई सीआरआर जो है प्रत्येक बैंक को कुछ पूंजी एनडीटीएल का कुछ अंश जो है आरबीआई के पास रखना होगा, और यदि ये 4 से बढ़कर 5% हो जाएगा, इसका मतलब बैंकों को अब ज्यादा पूंजी आरबीआई के पास में रखनी होगी। इससे उनकी साख सृजन क्षमता, जिसको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि यदि बैंक ज्यादा पूंजी कहां पर रख देंगी? आरबीआई के पास में, तो उनकी ऋण देने की क्षमता क्या होगी? कम हो जाएगी, और ऋण देने की क्षमता कम हो जाएगी तो तरलता में क्या होगी? कम होगी। जब ऋण देने की क्षमता कमी होगी तो बैंक ऋण नहीं दे पाएंगी, जिससे क्या होगा? व्यय भी कम होगा, निवेश भी कम होगा। फलस्वरूप जो मुद्रास्फीति है उसका क्या हो जाएगा? नियंत्रण हो जाएगा। क्लियर? इसके विपरीत यदि आरबीआई सीआरआर दर में क्या कर देती? कटौती कर देती। जैसे 4% है, 4 से बढ़ाकर इसको 2% कर दिया। इसका मतलब अब बैंकों को केवल 2%, अपने एनडीटीएल का 2% ही आरबीआई के पास में रखना है। तो एक्स्ट्रा जो 2% पैसा उनके पास में बचा, इसको वो ऋण के रूप में दे पाएंगे, और यदि बैंक के ऋण के रूप में दे पाएंगी अर्थात उनकी साख सृजन की क्षमता बढ़ जाएगी। वो अधिक मात्रा में सस्ते लोन जो है वो उपलब्ध कराएंगे। सस्ते लोन उपलब्ध कराएंगी तो व्यक्ति आसानी से फ्रिज, कूलर, टीवी को खरीदेगा, अर्थात समग्र व्यय में बढ़ोतरी होगी। समग्र व्यय में बढ़ोतरी होगी तो उद्योगों की व्यय में बढ़ोतरी होगी, मांग में बढ़ोतरी होगी तो उद्योगों की स्थापना होगी। इससे हमारा देश मुद्रा अपस्फीति या फिर जो है मंदी की स्थिति से क्या होगा? बाहर आ जाएगा। क्लियर? अब दूसरा हो जाएगा यहां पर संविधिक
या वैधानिक तरलता अनुपात, जिसको SLR कहा जाता है, राइट। तो संविधिक या वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है? तो देखिए, प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुल जमा NDTL का कुछ अंश, कुछ हिस्सा या कुछ शेयर अपने पास नगद के रूप में, स्वर्ण के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में या ट्रेजरी बिल्स के रूप में या अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है, उसे ही क्या कहते हैं? SLR कहते हैं। और ये CRR और SLR दोनों क्या है? परंपरागत जो है इंस्ट्रूमेंट है। तो प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुल जमा NDTL का कुछ अंश या कुछ हिस्सा अपने पास, किसके पास? अपने पास ही, या तो नगद के रूप में, स्वर्ण के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में, ट्रेजरी बिल के रूप में या अल्पकालीन प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है, उसको ही क्या कहते हैं? SLR कहते हैं। SLR की जो बाध्यता है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत, ध्यान रखें, CRR की बाध्यता RBI एक्ट 1934 के तहत अनिवार्य है। तो SLR को रखना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत क्या है? अनिवार्य है। और जो SLR है, जब CRR था, SLR की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब अत्यधिक मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है या अत्यधिक मुद्रा क्या होती है? अविस्फीति होती है। तो उस स्थिति में SLR के माध्यम से RBI बाजार में तरलता को क्या करती है? नियंत्रित करती है। साथ ही साथ SLR जो है 40% से अधिक नहीं हो सकता है और 25% से कम नहीं हो सकता है। परंतु इस क्लॉज को भी अब हटा दिया गया है कि जो SLR है वो 25% से भी कम हो सकता है और वर्तमान समय में SLR कितना है? 90% है। क्लियर? अर्थात बैंक के, जैसे हमने कहा कि बैंकों के पास में, किसी बैंक के पास में 100 बिलियन जो है पैसा है, तो इसमें से 4% जो है बैंक को कहाँ देना पड़ेगा? CRR के रूप में रखना पड़ेगा और 19% जो है स्वयं के पास में रखना पड़ेगा। इसका मतलब अगर हम 100 में से 23 घटा दें तो कितना बच जाएगा? यहाँ पर 77% जो है, यह 77 बिलियन जो पैसा है वो बैंक के ऋण में क्या कर सकती हैं? दे सकती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ। क्लियर? अब अगर SLR में क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है। 19% अभी है, इसको बढ़ाकर अगर 25% कर दें तो बैंकों को अपने पास में ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसा रखना पड़ेगा। इससे वो ऋण देने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, अर्थात उनकी साख सृजन में कमी आएगी, बैंक के ऋण नहीं दे पाएंगी, तो उससे व्यय में भी क्या होगी? कमी होगी और फलस्वरूप जो मुद्रास्फीति है वो नियंत्रित हो जाएगी। इसके विपरीत यदि SLR में कमी कर दी जाए, 19 की जगह पर इसको 10% कर दिया जाए, तो अब बैंकों को अपनी कुल NDTL का कम हिस्सा रखना होगा और अतिरिक्त जो 9% है इसको बैंक के क्या कर सकती हैं? ऋण में दे सकती हैं। तो बैंकों की ऋण देने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी, अर्थात साख सृजन क्षमता में बढ़ोतरी होगी, बैंक आसानी से ऋण दे पाएंगी, जिससे समग्र व्यय में बढ़ोतरी होगी। फलस्वरूप हमारा देश अब मुद्रा अवस्फीति या मंदी की स्थिति से बाहर आ जाएगा। फिर तीसरा हो जाएगा यहाँ पर रेपो रेट हो जाएगा, राइट। रेपो रेट को क्या कहा जाता है? रीपरचेसिंग रेट भी कहा जाता है और ये वर्तमान समय में सरकार के द्वारा अपनाए जाने वाला LAF के तहत क्या है? एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, राइट। हमने देखा था कि परंपरागत रूप से जो बैंक रेट है या जो आरक्षित कोष है, राइट, तो बैंक रेट है, CRR है, राइट, SLR है, इनके माध्यम से तरलता समायोजित की जाती थी। परंतु वर्तमान समय में जो RBI की जो की पॉलिसी रेट है, राइट, या जो बेंचमार्क रेट है, ये आप याद रखें, बेंचमार्क क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा। तो बेंचमार्क रेट कौन सी है? रेपो रेट ही है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं, फिर इसको समझते हैं। रेपो रेट क्या होती है? देखिए, रेपो दर वह दर होती है जिस पर RBI अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन के लिए क्या करता है? ऋण देता है। मान लीजिए कि फेस्टिव सीजन आ गया, दिवाली आ गया, अब दिवाली पे सब व्यक्ति क्या कर रहे हैं? शॉपिंग कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में जो
कोई भी बैंक है उसके पास में जमा उतना ज़्यादा देने के लिए पैसा नहीं होगा ना, कैश नहीं होगा। तो जब कभी फेस्टिव सीजन आता है तो बैंकों के पास में नकदी की कमी हो जाती है। इस अल्पकालीन आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो है बैंक क्या करती हैं, आरबीआई से लोन ले लेती हैं आरआर के रूप में, राइट। तो रेपो दर वह दर होती है जिस पर, राइट, रेपो दर वह दर होती है जिस पर प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से जो है अल्पकालीन ऋण ले लेती हैं, या आरबीआई अल्प समय हेतु ऋण उपलब्ध कराता है, उसको ही क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। अब यहाँ पर आरबीआई भी प्रत्येक बैंक को ऐसे ही नहीं देता है कि भाई ये पैसा आप ले लो। आरबीआई ऋण तभी देता है जब बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल या अन्य कोई प्रतिभूति हो उस पर आरबीआई ऋण प्रदान करता है। क्लियर। परंतु यहां पर मुख्य बात यह है कि आरबीआई उन प्रतिभूतियों पर ऋण देता है जो एसएलआर कोटि की नहीं होती। समझिए, अभी हमने देखा था कि एसएलआर के रूप में प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल्स के रूप में अपने पास में रखना होता है। तो क्या जो प्रत्येक बैंक जो अपने पास में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल्स रखेगी उसको आरबीआई को देकर ऋण ले सकती है क्या? नहीं ले सकती है, राइट। तो रेपो रेट में बैंकों को दूसरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल्स आरबीआई को देना होगा, तब आरबीआई अल्प समय के लिए उन बैंकों को ऋण देगी। और आरबीआई जो ऋण देती है वो एक दिन के लिए, जिसको ओवरनाइट लोन कहा जाता है, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए या 14 दिन तक का जो है ऋण दिया जाता है। फिर जो रेपो रेट है इसकी शुरुआत 1917 में अमेरिका में हुई थी। 1992 से इसको भारत में स्वीकार किया गया, परंतु इसको विकसित रूप में जो इसका प्रयोग हुआ है वो 2000 से ही हुआ है। और वर्तमान समय में रेपो दर जो है वो की पॉलिसी रेट है, राइट। अर्थात इसी से बैंकों की जो दर होती हैं, राइट, जैसे मार्जिनल फैसिलिटी रेट है, अगर उसमें हम x% जोड़ दें तो वही क्या बन जाएगा, रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। तो इसी से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, इसी से रिवर्स रेपो रेट, राइट, इसी से बैंक रेट, ये सभी का निर्धारण किससे होता है, रेपो रेट से होता है। इसीलिए रेपो रेट को ही क्या कहा जाता है, बेंचमार्क रेट कहा जाता है या की पॉलिसी रेट कहा जाता है। क्लियर। अब यदि रेपो रेट में क्या होती है, वृद्धि होती है, जैसे मान लेते हैं कि अभी रेपो रेट जो है, जैसे हमने मान लिया कि अभी रेपो रेट जो है 4%। क्लियर। अब अगर इसमें वृद्धि करके इसको 6% कर दें तो क्या होगा, अगर इसको 6% कर दें तो बैंकें आरबीआई से कम क्या लेंगी, ऋण लेंगी। अर्थात बैंकों के पास में खुद के पास में ज्यादा ऋण देने के लिए पैसा नहीं होगा, अर्थात उनकी साख सृजन क्षमता में कमी होगी। फलस्वरूप आप समझते हैं मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। अब यदि रेपो रेट में क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए, जैसे 4% है इसको 2% कर दिया जाए, तो सभी बैंकें क्या करेंगी, आरबीआई से बड़ी मात्रा में पैसा ले लेंगी। और उसको पैसा ले लेंगी तो वो फिर उस पैसे को लोन के रूप में बांटने लगेंगी, अर्थात बैंकों की साख सृजन क्षमता में बढ़ोतरी हो जाएगी। फलस्वरूप हमारा देश मुद्रास्फीति या मंदी की स्थिति से निकल आएगा। चौथा हो जाएगा यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट, राइट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, देखिए रिवर्स रेपो रेट वह दर होती है जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है। सामान्य अर्थों में आरबीआई को थोड़ी जरूरत है ऋण लेने की, लेकिन होता क्या है आप समझिए। जैसे मैंने कहा कि कृषि का उत्पादन हमारे देश में मानसून के आधार पर एक साथ आता है। अब एक साथ लोगों ने पैसा क्या किया, डिपॉजिट किया, राइट। अब ये पैसा अगर डिपॉजिट करेंगे तो बैंकों के पास में ज्यादा पैसा आ जाएगा, और बैंक ज्यादा पैसा आ जाएगा तो वो साख सृजन के लिए क्या करेंगे, सस्ते लोन बांट देंगे। कई बार इस स्थिति में ऐसे लोगों को लोन दे देते हैं जो चुकाने की हैसियत नहीं रखते, तो उसमें फिर क्या होगा, एनपीए की समस्या जाएगी और भी कई अन्य क्या होती हैं, समस्याएं जाती हैं। इसीलिए वाणिज्यिक बैंकें सस्ती दरों पर ज्यादा लोन ना बांटे, अर्थात महंगाई को बढ़ावा ना दे। इसीलिए आरबीआई खुद कहती है कि भाई 3.75% है
इस पर आपका जो पैसा है वो हमको आप दे दीजिए, राइट। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि रिवर्स रेपो रेट वह दर होता है जिस पर आरबीआई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को उनसे लिए गए अल्पकालीन ऋणों पर ऋण प्रदान करता है, या फिर एक तरीके से अगर हम देखें तो वह दर जिस पर आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों से पैसा क्या करता है, ऋण के रूप में ले लेता है या मार्केट से लिक्विडिटी को सूख लेता है, उसको ही क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट में क्या किया जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या जो ट्रेजरी बिल्स हैं या जो पात्र सरकारी प्रतिभूति हैं उनके आधार पर जो है ट्रिपल आर या जो रिवर्स रेपो रेट है उसके आधार पर आरबीआई क्या करती है, ऋण लेती है। आप समझते हैं कि यदि ट्रिपल आर में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, तो आप समझिए क्या होगा कि यदि रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है, जैसे अभी 3.75 है और इसको बढ़ाकर 5 करते हैं, तो इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब आरबीआई बैंकों को 5% का क्या देगा, इंटरेस्ट देगा यदि बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास में जमा करते हैं। तो सभी बैंक क्या करेंगी, उनको ऋण मिलेगा तो अपना जो पैसा है वो आरबीआई में पार्क कर देंगे। इसका मतलब सभी बैंक जो है अपना पैसा आरबीआई को दे देंगी, आरबीआई उनको 5% का क्या कर देगा, ऋण देगा। अब जब बैंकें अपना जो अतिरिक्त पैसा है वो आरबीआई में पार्क कर देंगी तो उससे उनकी साख सृजन क्षमता में क्या होगी, कमी होगी, और साख सृजन क्षमता में कमी होगी तो मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। इसके विपरीत यदि इसको कितना कर दिया जाए, केवल और केवल 3% कर दिया जाए, इसका मतलब यदि बैंकों के पास में अतिरिक्त पैसा है और बैंक यदि इसको ऋण में नहीं दे रही है तो वो इसको क्या करेंगे, अब आरबीआई में पार्क नहीं करेंगे, क्योंकि आरबीआई में पार्क करेंगे तो उनको कितना, केवल 3% का इंटरेस्ट मिलेगा जिससे उनको घाटा होगा। इसलिए बैंकों को ना चाहते हुए भी ऋण बांटने पड़ेंगे, ऋण बांटेंगे तो साख सृजन क्षमता में वृद्धि होगी, फलस्वरूप हमारा देश मुद्रा अपस्फीति से जो है निपटने में काबिल हो जाएगा, या मंदी की स्थिति में है तो उससे हम निपट लेंगे। फिर अगला हो जाएगा बैंक दरें हो जाएंगी, राइट। तो रेपो रेट और बैंक दर में केवल इतना अंतर है कि बैंक दर में आरबीआई दीर्घ अवधि के लिए ऋण प्रदान करती है, तो बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई विनिमय बिलों या फिर अन्य वाणिज्यिक जो पत्र हैं, तो विनिमय बिलों, बिल ऑफ एक्सचेंज या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने के लिए, बदलने के लिए या फिर पुनर्वट्टा करने के लिए तैयार रहता है। अर्थात वह दर जिस पर बैंक आरबीआई उस पर वह दर जिस पर आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों को क्या करता है, उपलब्ध कराता है, राइट। अब जैसे आरबीआई ने जो कमर्शियल पेपर्स है या वाणिज्यिक बैंक है, राइट, इसको खरीदता है तो इसका मतलब इनको खरीदेगा तो बदले में क्या होगा, पैसा देगा, राइट। या फिर उसको क्या करता है, बदलता है या उस पर क्या करता है, पुनर्वट्टा प्रदान करता है। तो कुल मिलाकर वह दर जिस पर आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है, राइट। मतलब जैसे ही वो विनिमय बिल को खरीदेगा कौन, आरबीआई, तो बदले में बैंकों को क्या कर देगा, पैसा दे देगा, तो उस दर को ही क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। पहले बैंक दर के माध्यम से ही जो है सरकार आरबीआई की पॉलिसी रेट को डिसाइड करती थी, परंतु वर्तमान समय में जो है रेपो रेट क्या है, बेंचमार्क रेट है या की पॉलिसी रेट है। बैंक दर को केवल और केवल पेनाल्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो रिजर्व बैंक के अधिनियम आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 49 के तहत बैंक दर का निर्धारण होता है, राइट। और वर्तमान समय में जो बैंक रेट है उससे ही क्या होती है, पेनाल्टी का निर्धारण होता है। वर्तमान समय में पॉलिसी रेट क्या है, रेपो रेट है। अब सीधी सी बात है, यदि बैंक दर में क्या होगी, वृद्धि होगी, राइट। यदि बैंक दर में वृद्धि होगी तो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से दीर्घकालीन जो है ऋण क्या होंगे, कम लेंगे, और ऋण कम लेंगे तो उनकी साख सृजन क्षमता में कमी होगी, फलस्वरूप मुद्रास्फीति का क्या हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। और यदि बैंक दर में कमी की जाती है तो जो वाणिज्यिक बैंक है वो आरबीआई से दीर्घकालीन ऋण अधिक लेंगे, इससे उनकी साख सृजन क्षमता में बढ़ोतरी होगी और हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर लेंगे। अगला हो जाएगा खुले बाजार की क्रियाएं या ओपन मार्केट ऑपरेशन।
तो जब कभी बाजार में तरलता को नियंत्रित करना हो, SLR, CRR, रेपो रेट, राइट, इनके माध्यम से भी यदि तरलता नियंत्रित नहीं हो रही है तो वहां पर RBI फिर क्या करती है, खुले बाजार की क्रियाएं जो है अपनाती है। खुले बाजार की क्रियाओं क्या होती हैं कि RBI खुले बाजार में प्रतिभूतियों का, राइट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, ट्रेजरी बिल्स का क्रय विक्रय करती है और बाजार में तरलता को क्या करती है, नियंत्रित करती है। तो इस नीति के तहत RBI खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय बिक्री करती है। यहां पर यह बात ध्यान रखना है कि जब RBI बाजार से प्रतिभूति खरीदती है, क्या करती है, खरीदती है, तो बाजार में, अगर बाजार में जो भी प्रतिभूतियां, अगर उनको RBI खरीदेगी तो बदले में अपने पास में जो पैसा है वो बाजार में क्या करेगी, डालेगी, अर्थात इससे तरलता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो MCQs में याद रखना, जब RBI, राइट, जब RBI जो है ओपन ऑपरेशन मार्केट्स के माध्यम से प्रतिभूतियां खरीदती है तो उससे क्या होता है, तरलता में वृद्धि होती है, और जब प्रतिभूतियां बेची जाती हैं तो उससे तरलता में क्या होती है, कमी होती है। अर्थात RBI ने कह दिया कि हमारे पास में ये प्रतिभूतियां हैं, इनको जो खरीदेगा, राइट, तो जो जब सामने वाला खरीदेगा तो उसका पैसा RBI के पास में आ जाएगा। तो जब प्रतिभूतियां RBI खरीदती है तो बाजार में तरलता होती है, बढ़ोतरी होती है, और जब प्रतिभूति बेचती है तो तरलता में कमी आती है, राइट, और इसके माध्यम से भी साख नियंत्रण किया जाता है। अब हो जाएगा सीमांत स्थायी सुविधा या मार्जिनल स्टैंडिंग, क्या हो जाएगा, फैसिलिटी हो जाएगा। अब मार्जिनिंग MSF के माध्यम से भी अल्पकाल के लिए RBI बैंकों को ऋण प्रदान करता है। ये सुविधा क्यों शुरू की गई थी? दरअसल कई बैंकों का ये मानना था कि हम SLR के रूप में 19% जो है NDTL, राइट, NDTL का 19% जो है प्रतिभूतियों के रूप में हम हमारे पास में रखते हैं, राइट, जिसका ना तो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है और ना ही हम इससे साख सृजन कर पा रहे हैं, ना ही हमें प्रॉफिट होता है। इसलिए ये जो 90% NDTL है ये एक तरीके से कोई काम में नहीं आता। तो इसके लिए यहां पर RBI ने सीमांत स्थायी सुविधा जो है प्रारंभ की है। अगर मान लेते हैं कि अगर बैंक को बहुत ही कम समय के लिए पैसे की क्या है, जरूरत है, तो RBI जो NDTL का 1%, कितना, 1% जो SLR कोटे की सिक्योरिटीज हैं उनको कोलेटरल के रूप में स्वीकार कर लेगा और उन बैंकों को क्या कर देगा, पैसा दे देगा। समझ में आया? तो MSF वह ब्याज दर होती है, राइट, MSF वह ब्याज दर होती है जिस पर RBI SLR कोटा की प्रतिभूतियों को स्वीकार कर लेता है, और उन प्रतिभूतियों को स्वीकार करने पर उन बैंकों के NDTL का 1% जो है अल्पकाल के लिए उन बैंकों को ऋण में दे देता है। अर्थात गवर्नमेंट जो SLR कोटे की जो सिक्योरिटीज रहती हैं उनके आधार पर RBI NDTL का 1% बैंकों को ऋण में दे देगा। इसको ही क्या बोलते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसकी शुरुआत कब से हुई है? 2011 से हुई है। कुल मिलाकर इसकी शुरुआत इसलिए की है ताकि एक तो बैंकें अपनी SLR कोटे की जो सिक्योरिटीज है उनको एक तरीके से उपयोग कर सकें, और दूसरी चीज बैंकों में कई बार NDTL में कई बार जो है असमंजस उत्पन्न हो जाता है, उस समस्या से निपटा जाए। तो ये RBI के हमने यहाँ पर मात्रात्मक उपकरणों को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझ लिया है। क्लियर? अब जो है हम यहाँ पर गुणात्मक उपकरणों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज तो क्या है, हमने देखा था कि मात्रात्मक उपकरणों में RBI अर्थव्यवस्था में पूंजी या तरलता में वृद्धि करती है या कमी करती है। वहीं गुणात्मक उपकरणों में क्या होता है कि गुणात्मक उपकरण वे उपकरण होते हैं जिसके माध्यम से RBI साख के प्रवाह को क्या करती है, नियंत्रित करती है। हो सकता है क्रेडिट को किसी एक विशेष क्षेत्र में बढ़ाने के लिए कहा जाए या किसी एक ऐसे क्षेत्र में कम करने को कहा जाए। तो मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण से जो साख का प्रभाव है को आर्थिक क्रिया के निर्दिष्ट विशेष क्षेत्रों में घटा या बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। तो गुणात्मक उपकरणों में
बाजार में, अर्थव्यवस्था में आरबीआई तरलता में वृद्धि करती है, कमी करती है, और यहां पर जो तरलता है उसको किसी एक दिशा में बहने के लिए जो है आदेशित करती है, या किसी एक विशेष क्षेत्र में उस प्रवाह को रोका जाता है। तो बिल्कुल सीधी सी परिभाषा हो जाएगी, मौद्रिक नीति गुणात्मक उपकरण साख के प्रवाह को आर्थिक क्रिया के निर्दिष्ट विशेष क्षेत्रों में बढ़ाने या घटाने पर केंद्रित होता है। राइट, अर्थात ये उपकरण जो क्रेडिट फ्लो है या लिक्विडिटी का जो प्रवाह है उसको एक विशेष उपयोग में दिशा प्रदान करते हैं ताकि उस विशेष क्षेत्र में ऋण उपलब्धता में बढ़ोतरी हो सके तथा दूसरे क्षेत्र में उनको रोका जाता है। इसके भी कई तरीके होते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, चयनात्मक साख नियंत्रण हो जाएगा। सेलेक्टिव क्या हो जाएगा, क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर सेक्टर में ऋण उपलब्ध ही नहीं है और औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ही सस्ते क्या है, ऋण उपलब्ध हैं। राइट, इस स्थिति में जो है आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई चयनात्मक साख नियंत्रण की मदद से राइट उन अवांछित आर्थिक क्रियाओं को या गैर प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए साख देने पर रोक लगा सकती है, उनको हतोत्साहित कर सकती है कि भाई आप उद्योगों को ऋण नहीं दे सकते, इस सीमा से नहीं दे सकते। राइट, तो चयनात्मक साख नियंत्रण एक बोध मूलक क्या होती है, नीति होती है, जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था के एक विशेष क्षेत्र में या अवांछित आर्थिक क्रियाओं में साख प्रवाह को, राइट, ये जो साख प्रवाह होता है, क्रेडिट फ्लो होता है, उसको हतोत्साहित किया जाता है ताकि उस क्षेत्र में ऋणों के माध्यम से, राइट, ऋणों के उपलब्धता के माध्यम से क्रेडिट फ्लो ना हो सके तथा उसको उन क्षेत्रों में डाइवर्ट किया जाता है जहां पर उसकी आवश्यकता है। कुल मिलाकर अगर सीधा सा मतलब ये हुआ कि उद्योगिक क्षेत्रों में जो है ऋण देने पर आरबीआई रोक लगा देगी और कृषि क्षेत्रों में ऋण देने के लिए जो है प्रोत्साहित करेगी, उसको क्या कहते हैं, चयनात्मक साख नियंत्रण। दूसरा हो जाएगा सीमांत आवश्यकता या मार्जिनल क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट हो जाएगा। राइट, प्रत्येक बैंक ऋण तभी देती है जब आप क्या रखेंगे, कोलेटरल या कुछ भी चीज क्या रखेंगे, गिरवी रखेंगे। अब देखिए, तो बैंक जो भी कोलेटरल अपने पास में रखती हैं और जितना ऋण उस पर देती हैं उसका अंतर ही क्या कहलाता है, ऋण मार्जिन कहा जाता है। जैसे आपने 10 ग्राम गोल्ड को बैंक में रखा, राइट, तो बैंक आपको 40,000 में उसका ऋण देंगी और जबकि उसकी कीमत कितनी है बाजार में, 50,000। इसका मतलब 10,000 का जो क्या है, मार्जिन है। राइट, तो प्रत्येक बैंक कोलेटरल पर उसके वास्तविक मूल्य से कम पर ऋण उपलब्ध कराती है। तो उस कोलेटरल के वास्तविक मूल्य और जितना ऋण दिया गया उसके अंतर को ही क्या कहते हैं, सीमांत आवश्यकता या ऋण मार्जिन कहते हैं। अब सीधी सी बात है, जिस क्षेत्रों में हमको क्रेडिट फ्लो को या तरलता को उपलब्ध करवाना है उन क्षेत्रों में जो ऋण मार्जिन है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटा देंगे तो क्या होगा, उस क्षेत्र में जो है ऋण मार्जिन क्या होगा, कम होगा, तो उस क्षेत्र में ऋणों की उपलब्धता अधिक हो जाएगी। साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को या साख प्रवाह को कम करना है वहां पर ऋण मार्जिन को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, उस क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता कम हो जाएगी। तीसरा हो जाएगी साख की क्या हो जाएगा, राशनिंग हो जाएगी या रेशनिंग क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए, साख की रेशनिंग से तात्पर्य यह है कि आरबीआई किसी भी एक विशेष क्षेत्र में जिसमें पहले से ही क्रेडिट फ्लो अच्छा है या पहले से उस क्षेत्र में ऋण आसानी से उपलब्ध है, उस क्षेत्र में कोई भी एक सीमा निर्धारित कर सकती है कि इतनी सीमा के बाद में इस क्षेत्र में ऋण उपलब्ध ही नहीं कराए जाएंगे। उसे ही क्या कहा जाता है, साख की राशनिंग कहा जाता है। तो साख की राशनिंग के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से ऋण देने की जो अधिकतम सीमाएं हैं, राइट, अधिकतम सीमाएं हैं वो निर्धारित करता है और इसका तात्पर्य ये हुआ कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में उस सीमा से अधिक बैंक के ऋण नहीं दे पाएंगी। राइट, जैसे जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है उसका 40% कृषि या सूक्ष्म उद्योगों को देना पड़ेगा, अर्थात बैंक के 60% जो है ये धन को ही केवल और केवल उद्योगों के लिए या अन्य क्षेत्र के लिए ऋण में
उपलब्ध करा सकते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, विभेदात्मक ब्याज की दर नीति कहा जाता है, कि यदि आप इस क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराते तो आपको इतना ब्याज लेना पड़ेगा, और यदि आप इस क्षेत्र में उपलब्ध कराते हैं ऋण तो आपको इतना ब्याज लेना पड़ेगा। इसकी वजह से एक क्षेत्र में एक मात्रा से अधिक जो है क्रेडिट फ्लो नहीं हो पाता है, जिससे उस क्षेत्र में भी क्या होती, महंगाई नहीं बढ़ती, और जिस क्षेत्र में क्रेडिट फ्लो नहीं होता वहां तक पहुंच जाता है। फिर अगला हो जाएगा मोरल, क्या हो जाएगा, सुएसन हो जाएगा। कुल मिलाकर यदि बैंकें सस्ते दामों पर ऋण उपलब्ध कराएंगी तो इससे महंगाई बढ़ेगी, और यदि बैंकें ऋण उपलब्ध नहीं कराएंगी तो इससे आर्थिक विकास क्या होगा, प्रभावित होगा। हमारे देश में कई कानून हैं, आरबीआई के पास में कुछ लीगल क्या होते हैं, लीगल वेस होते हैं, परंतु जब कभी भी सब कुछ स्वीकार करने के पश्चात भी तरलता में कमी या बढ़ोतरी नहीं होती है तो आरबीआई नैतिक प्रभाव, अर्थात आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो कई सभाओं में, न्यूज़ पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बैंकों को संकेत देते हैं कि बैंकों को जो है ऋण देना चाहिए। यदि मंदी की स्थिति चल रही है तो आरबीआई के गवर्नर पब्लिक डिस्कोर्स में ये बात रखते हैं कि बैंकों को ऋण देना चाहिए ताकि हमारा देश मंदी से निकल पाए। और यदि यही महंगाई ज़्यादा है तो आरबीआई के गवर्नर फिर क्या करेंगे, अभिभाषणों के माध्यम से बैंकों को संकेतात्मक जानकारी देंगे कि आप जो सस्ते ऋण है इसको देना कम करो तो महंगाई क्या हो जाए, कम हो जाए। उसको ही क्या कहा जाता है, नैतिक प्रभाव कहा जाता है। अगला क्या हो जाएगा, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो जाएगी, राइट। अर्थव्यवस्था के ऐसे क्षेत्र जहां पर क्रेडिट फ्लो आसान नहीं है, आसानी से सस्ते ऋण उपलब्ध नहीं है, उन क्षेत्रों में ऋण संबंधी सुविधाओं की पूर्ति के लिए प्राथमिकता क्षेत्र उधार की जो है नीति अपनाई जाती है। और क्यों अपनाई जाती है, मैंने आपको बताया कि भाई बैंकें उन क्षेत्रों में ऋण देंगी जहां पर उनको हाई इंटरेस्ट रेट प्राप्त होगा 11, और बैंकें किसान को ऋण नहीं देंगी क्योंकि किसान 11% का ऋण एक तो लेगा नहीं, और ले लेगा तो पटा नहीं पाएगा। इसीलिए बैंकें किसानों को या एमएसएमई सेक्टर को ऋण नहीं देते हैं। इसीलिए सरकार ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो कंसेप्ट लेकर आए, इसके अनुसार बैंकों को अपने कुल ऋणों का 40% जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में उपलब्ध कराना होगा। जैसे कि कृषि एवं ऋण हो जाएगा, यहां पर इस 40% का 18% ऋण, अपने कुल ऋणों का 18% ऋण बैंकों को कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में देना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा, कृषि क्षेत्र में ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा आवास है, शिक्षा है, निर्यात है, तो इसको क्या कहा जाता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहा जाता है, जिसमें सभी बैंकों को अपने कुल जमा का 40% देना ही होगा। प्री के हिसाब से आप इसको याद रखें। अगला क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष कार्यवाही हो जाएगा। जितने भी लीगल वेस हैं, जितने भी लीगल रास्ते हैं, उनके माध्यम से यदि तरलता नियंत्रित नहीं हो रही है और कोई व्यक्ति अनैतिक रूप से या अवैध रूप से कार्य कर रहा है, कोई बैंक कार्य कर रही है, तो वहां पर फिर आरबीआई क्या करती है, प्रत्यक्ष कार्यवाही भी करती है। अर्थात यदि कोई बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के नियमों का पालन नहीं करता है, राइट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के नियमों का पालन नहीं करता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यदि हवाला का कारोबार करता है, या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत कोई भी इलीगल कार्य करता है, तो आरबीआई सीधा उस पर क्या करती है, दंडात्मक कार्यवाही करती है, ताकि बैंकिंग सेक्टर क्या हो जाए, रेगुलेट हो जाए और बाजार में तरलता क्या हो जाए, नियंत्रित हो जाए। तो हमने बहुत ही अच्छे से जो है मौद्रिक नीति को समझ लिया है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।